अच्छा, लास्ट टाइम हम ना क्लास पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है क्लास का, जो उसका मेन टूल है कि हमें अपनी एंटिटी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में डिफाइन करना है, कोडिंग में डिफाइन करना है, कोड लिखना है किसी एंटिटी का, तो वो लिखना है थ्रू क्लास। सही है। मतलब विदाउट क्लास हम ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ना, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोडिंग में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रीजन क्या है? एंटिटी की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके कुछ एक्शंस होते हैं, ये रीजन है। रीजन क्या है कि सपोज हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स है ना, जस्ट लाइक अरे है हमारे पास, तो हम अरे नहीं बना सकते किसी एंटिटी की। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे की आइटम्स होते हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक कार है, उसका कलर है, ब्रांड है, उसका इंजन, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फैन है, टेबल है, लैपटॉप है। हर चीज का एक पर्टिकुलर जो है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होंगे हर एक एंटिटी के लिए। तो हर एंटिटी के लिए जब एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं तो उसको हम अरे के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते। ये चीजें हमने बहुत पहले डिस्कस की थी। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का एक नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मे बी हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो हम ऐसे बना सकते हैं, इसमें की पेयर वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज अगर ये कार का ऑब्जेक्ट है तो उसमें उसका ब्रांड, उसकी चीज़ें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है, जब हमें कोई घर बनाना होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी उसका जो भी उसकी कोई डायग्राम बनाए बगैर, उसका कोई नक्शा बनाए बगैर, उसका कोई मैप बनाए बगैर हम वो बिल्डिंग बना सकते हैं। हम उसको कह देंगे भाई इतने रूम बना दो, इतने फ्लोर बना दो, फ्रंट पे ऐसा ऐसा डिजाइन कर दो। अब इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई बेस लाइन नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है। बात समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, गलतियां होती हैं, एरर्स आते हैं। ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज मैं बिल्डिंग बनाने लग गया हूं, मैंने उसका कोई नक्शा ही नहीं बनाया, तो भाई अब जिसको मैं गाइड कर रहा हूं, जो मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, जो वहां पे मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो इस तरह के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो सकती है। मैं कह रहा हूं ये दीवार इधर से लगानी है, वो गलती से कहीं डिफरेंट जगह पे लगा सकता है, उसमें वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती हैं, वो मजबूत नहीं होगी, वो गिर सकती है, उसको एक्सपेंड करने का तरीका नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर आपने बिल्डिंग बनानी है 4-5 फ्लोर, और आपने अगर अच्छी तरह उसकी डायग्राम से नहीं बनाई, उसकी स्टील नहीं करवाया, मतलब उसकी कितनी, उसके ऊपर पावर चेक नहीं किए कि इसके अंदर कितनी एफर्ट बर्दाश्त करने की लिमिटेशन है, वो 2-3 स्टोरी के बाद गिर भी सकती है नीचे, क्योंकि उसके फंडामेंटली ऐसे डिजाइन नहीं है। लेकिन विदाउट आर्किटेक्चर, विदाउट मैप, विदाउट जो भी आप नक्शा बनाते हैं, उसके बगैर मकान, बिल्डिंग, घर बनाना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन फिर उनके अच्छे भी नहीं बनते, ऐसे ही है ना, और उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। इसी तरह डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाना ऐसे ही है जैसे आप विदाउट मैप, विदाउट नक्शा आप घर बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाना बिल्कुल वैसे ही है, बना सकते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया, कार की पे वैल्यू डाल के बना लूंगा इसको, लेकिन ये विदाउट नक्शा बनेगा, विदाउट मैप बनेगा, तो एरर आने के चांसेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम एंटिटी की पहले रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसका मैप बनाएं, उसका नक्शा बनाएं, उसका नक्शा बनाएंगे, उस नक्शे से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर ज्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं, फिर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, फिर उसके अंदर मजीद वर्किंग की जा सकती है। तो इसी तरह अगर सारा प्रोजेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लाए कर रहा है, उनमें हम क्लासेस टाइप स्ट्रक्चर नहीं लेके आ रहे, तो वो छोटे प्रोजेक्ट में चल जाता है। इसी तरह अगर हमने छोटा सा एक कमरा बनाना है, भाई एक रूम बनाने के लिए आपको नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है भाई मेरे पास इतनी स्पेस है, एक मैंने रूम बनाना है उसमें। बात समझे? तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो विदाउट क्लासेस भी चल जाएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम चल जाएगा। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 10-15 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए विदाउट ऊब, विदाउट क्लासेस बनाए काम करेंगे,
डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन होने वाली है, प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना, प्रोजेक्ट को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए हम कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के हक में नहीं है, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे थ्रू मैप, थ्रू क्लास। हम क्लास में क्या करते हैं, क्लास कोई रनिंग फॉर्म नहीं है। जैसे हम बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, वो कोई रनिंग फॉर्म नहीं है। क्या मैप बनाने से क्या वो बिल्डिंग बन जाती है? नहीं। उस बिल्डिंग क्या अगेंस्ट हमें वो एक्चुअल में फिजिकल उसको डिफाइन करना है, जिस तरह हमने डिजिटल उसको मैप में डिफाइन किया या कागज पे बनाया या पेपर पे डिफाइन किया, सेम वही चीज हमें उसको फिजिकल भी बनानी है। बात समझ रहे हो? तो उसको फिजिकल बनाने के लिए हमें फिर वो टूल सारे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, जो भी उसकी चीजें होती है फंडामेंट है। इसीलिए जो क्लास है यहाँ पे वो पैसिव हालत है, वो एक नक्शे या मैप की तरह, उसको हमें बिल्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सही है? किसी भी लैंग्वेज में ये सेम कंसेप्ट है। यानी कि क्लास जो है वो एक्चुअल में कोई सिचुएशन नहीं है। क्लास समझो आप जिस तरह घर का नक्शा बनाते हैं वो नक्शा है, और उस नक्शे से जो बिल्डिंग बनती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सही है? तो वो हमने लास्ट टाइम जो है ना वो करना सीखा था कि हम एक क्लास बना रहे थे, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। सही है? अच्छा, आज जो हमने कंसेप्ट सीखना है पहला, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? ये ऊप के जो 4 पिलर हैं उनमें से पहला पिलर है उसका, इसका ये मतलब है कि अगर इनहेरेंट कहते हैं कि विरासत को, यानी कि अगर मेरे वालिद साहब के जितने भी एसेट्स हैं वो विरासत में मुझे मिलेंगे। सही है? इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है कि जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो अल्टीमेट मेरी चीज़ें हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो मुझे शिफ्ट होनी है। ये एक तरीकाकार बना हुआ है। इसी लॉ के मुताबिक जो इनहेरिटेंस का लॉ हमारी दुनिया में बना हुआ है, आम लोगों की जिंदगियों में बना हुआ है, इसको कोड वालों ने भी पिक किया है, उसको इसने इनहेरिटेंस का नाम दिया है। उसका मतलब क्या है? पेरेंट क्लास का जो भी चाइल्ड क्लास होगी, तो चाइल्ड क्लास के पास वो सारी खसूसियात होंगी जो पेरेंट के पास है। यानी कि उसके पास जितनी भी उसकी चीजें हैं, जितने भी उसके एसेट हैं, वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास के पास भी होंगे। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि पेरेंट क्लास के पास जितनी चीजें हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी उसकी फंक्शंस हैं। अब यहां पे एक्चुअल में विरासत तो नहीं होगी ना, कोई बिल्डिंग्स वगैरह चीजें, तो यहां पे बात किसकी हो रही है? जितनी भी उसकी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी उसके एक्शंस हैं, वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास के पास भी होंगे। समझ आ रही है बात? तो अभी हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ए बी से, फिर हम मजीद उसको टर्मिनोलॉजी में लेके जाते हैं। लेट्स सपोज मैं बनाता हूं क्लास ए। सही है? उसमें मैंने एट्रीब्यूट बना दिया, मे बी मैंने बोला कि इसके अंदर जो है एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा टाइटल, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसमें वैल्यू फिलहाल मैंने एम्प्टी रख दी है। सही है? अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या मे बी मैं बोल देता हूं WMA, वेब मोबाइल एप्लीकेशन। सही है? ये मैंने बोल दिया टाइटल। अच्छा, अब ये क्लास ए की एट्रीब्यूट है टाइटल के नाम से। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? कांस्टेंट ए ऑब्जेक्ट, ए का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू ए, ऐसे बनता है ना ऑब्जेक्ट। ए का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया कुछ भी। सही है? अच्छा, अब मैं ए ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने टाइटल फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ए ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, ये मुझे मिल रहा है, इसको कंसोल कराऊंगा, इसमें मुझे WMA मिल जाएगा। अच्छा, अब ये क्लास मेरी जो है ना वो पेरेंट क्लास है। इसको चलो पेरेंट कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। जब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में से डॉट टाइटल करूंगा, जो उसकी एट्रीब्यूट थी ना टाइटल की, वो मुझे मिल रही है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था क्लास के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं? हम बनाने लगे हैं क्लास चाइल्ड। अच्छा, क्लास चाइल्ड बना दी, और
इसके अंदर हम एक की बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और उसकी टाइप रख लेते हैं स्ट्रिंग, और उसमें डाल लेते हैं एनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी तक ये दोनों, अब चाइल्ड क्लास का मुझे बनाना है जो ऑब्जेक्ट, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कांस्टेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट न्यू चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा। सही है, अच्छा वो मैंने कॉल कर दिया। अब इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, डॉट डिस्क्रिप्शन। क्या इसमें डॉट टाइटल मिल सकता है मुझे? वो एरर देगा, क्या एरर देगा कि टाइटल का एट्रीब्यूट क्लास चाइल्ड के अंदर नहीं है, टाइटल का एट्रीब्यूट क्लास चाइल्ड के अंदर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड आपस में अब यहां पे कनेक्टेड नहीं, इनहेरेंट नहीं हो रहे, इसलिए हमें टाइटल का एट्रीब्यूट क्लास चाइल्ड के अंदर नहीं मिल रहा। पेरेंट में तो मिल रहा है, यहां पे देखो मिल रहा है, लेकिन चाइल्ड में नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं कि एक पेरेंट क्लास की जितनी खुसूसियात हैं वो चाइल्ड में भी आ जाए, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है एक्सटेंड पेरेंट। क्या कीवर्ड लगाया? एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब मैं चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं। किसके साथ? पेरेंट क्लास के साथ। मतलब क्या है ये एक्सटेंड पेरेंट लिखने का मतलब है कि इनहेरिटेंस हो चुकी है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि पेरेंट की जितनी खुसूसियात हैं वो सारी की सारी चाइल्ड के अंदर आ चुकी हैं, वो सारी की सारी चाइल्ड के अंदर आ चुकी हैं। मतलब क्या है, अब अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाता, लेट्स सपोज मैंने नहीं बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, लेकिन स्टिल मैं उसमें से टाइटल निकाल पा रहा हूं। हालांकि टाइटल की एट्रीब्यूट हमने किस क्लास में डिफाइन किया है? पेरेंट में। और पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, और फिर भी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, लेकिन स्टिल मैं टाइटल लेके आ रहा हूं। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आप लोग देखिएगा कि यहां पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल WMA। हालांकि WMA मैंने किस में डिफाइन किया था? पेरेंट में। और ये किस में मिल रहा है मुझे? चाइल्ड में। बात समझ आ गई? तो इस तरह से ये फ्लो वर्क करता है कि हम पेरेंट की सारी खुसूसियात चाइल्ड को अगर देना चाहते हैं तो चाइल्ड को एक्सटेंड के कीवर्ड को यूज करके उसके आगे पेरेंट का नाम लिखना है। उसके आगे किसका नाम लिखना है? पेरेंट का नाम लिखना है। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी इस पेरेंट के अंदर खुसूसियात हैं वो सारी की सारी इस चाइल्ड के अंदर आ जाएंगी। उसकी जितनी भी विरासत है वो सारी इनहेरिट हो जाएगी। किसके अंदर? चाइल्ड में। अगर इसमें कोई फंक्शन होते, कोई 10-15 और एट्रीब्यूट होते, वो सारे भी इस चाइल्ड के अंदर आ चुके होते। यहां तक अगर किसी को ना समझ आई हो बात कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि हम चाइल्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी पेरेंट क्लास के साथ, और पेरेंट की जितनी भी खुसूसियात हैं वो सारी की सारी चाइल्ड के अंदर आ सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सही है? अच्छा, अभी पेरेंट चाइल्ड मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कोई ये कीवर्ड नहीं है, ये मैंने सिर्फ क्लास के नाम रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा होता है। सही है? अभी हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसके नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर लेते हैं। ये किस कॉन्टेंट्स में जो है ना, कॉन्टेक्स्ट में चेंज होंगे। सही है? अच्छा, मैं बना लेता हूं क्लास एक शेप की। सही है? और उसके अंदर मल्टीपल चीजें, उसके अंदर मुझे 2 चीजें एट्रीब्यूट चाहिए। शेप के 2 एट्रीब्यूट होंगे। एक उसकी विड्थ कितनी है, उसकी टाइप मैं रख लेता हूं मैं भी नंबर में,
और उसकी जो वैल्यू है शुरू में 0 रख लेते हैं, और हाइट कितनी होगी। सही है। उस शेप के अंदर हमारे पास रहेगा एक एक्शन, वो एक्शन क्या है, गेट एरिया। सही है, ये एक फंक्शन रहेगा, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उसका एरिया, गेट एरिया के अंदर। सही है। अच्छा, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ये करेगा नंबर, और यहां से मैं क्या करूंगा, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस का मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट टाइम दिया था, ये सेम वही यूज हो रहा है। और डेफिनेटली मुझे जब शेप को क्रिएट करना है तो उसका मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। वो क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे ये विड्थ हाइट को सेट करना है। तो कंस्ट्रक्टर में मैं टाइप डिफाइन करूंगा, उसमें क्या होगा, विड्थ, उसकी टाइप रहेगी नंबर, और फिर क्या होगा, हाइट, उसकी टाइप रहेगी नंबर। सही है। उसमें सिंपली मैं क्या करूंगा, दिस डॉट विड्थ को सेट कर दूंगा इक्वल टू विड्थ, और दिस डॉट हाइट को सेट कर दूंगा हाइट, जो मुझे कंस्ट्रक्टर में मैं पास करूंगा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? किसी को ना समझ आई हो? ये मैंने एक शेप की क्लास बना ली है, ठीक है। सही है। अच्छा, इस शेप का मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करने के लिए, अब ये चलेगा नहीं ना, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है। अभी हमने कोई इनहेरिटेंस नहीं की। इनहेरिटेंस कब होगी, जब मैं एक्सटेंड का कीवर्ड लगाऊंगा। मैंने अभी कोई एक्सटेंड नहीं किया। सही है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं शेप को कॉल करने के लिए मुझे इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सेम तरीकाकार है, वो हमने पहले भी किया हुआ है, अभी मैं फिर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। शेप सिंपली हम रख लेते हैं नाम, और न्यू शेप, और उसमें मुझे दो चीज़ें पास करनी है, विड्थ हाइट में भी मैं 10 20 पास कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इस शेप का क्या कर सकता हूँ, डॉट गेट एरिया कॉल करके एरिया गेट कर सकता हूँ। मैंने रिटर्न किया ना वहां से, जो मैंने 10 20 पास किया है वो मुझे कॉल होगा, इसका शेप का मुझे एरिया जो है वो आ जाएगा। सही है। लेकिन हम ये डायरेक्टली शेप से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि, रीजन क्या है, ऐसा हम क्यों नहीं चाहते, मैं बताता हूं आपको। अच्छा, जो स्केयर होती है ना हमारे पास, हमारे पास जो स्केयर होता है, उसके अंदर इसकी एरिया फाइंड करने का मेथड है कि विड्थ ज़रब हाइट, यानी कि ये अगर मेरे पास स्केयर रूम है या शेप, ये स्केयर शेप मैंने बना ली, उस स्केयर शेप का मुझे अगर एरिया फाइंड करना है, मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, विड्थ ज़रब हाइट। सही है। उससे मुझे शेप, स्केयर शेप मुझे मिल जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे शेप कैलकुलेट कर ली। मे बी ये मेरी स्केयर शेप थी, तो मैंने इसको ऐसे जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सही है। स्क्वायर मैंने यहाँ ऐसे फाइंड कर लिया, और उसकी मैंने गेट एरिया फाइंड किया, वो शेप का मेरा एरिया भी फाइंड हो रहा है, डेट्स इट, डेट्स ओके। लेकिन स्टिल कुछ ऐसी शेप्स रहेंगी जिनके अंदर हम एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक सर्कल है, उसमें विड्थ हाइट मल्टीप्लाई करने से सर्कल का एरिया नहीं निकलता, उसमें हमें उसका रेडियस फाइंड करना पड़ता है। इसी तरह अगर क्यूब है, तो उसमें हमें गेट एरिया क्यूब का फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला नहीं चलता। इसका मतलब सिर्फ शेप की क्लास जो है वो चलेगी नहीं। अच्छा, लेट्स सपोज हम सर्कल के लिए एक नई क्लास बना लेते हैं, क्लास सर्कल। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्लास सर्कल के अंदर जब हम उसकी सर्कल की क्लास बनाएंगे, तो उस सर्कल की क्लास के अंदर भी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अच्छा, वो चीजें क्या हैं?
कुछ ऐसी चीजें हैं जो शेप में भी हैं, जैसे लाइक मुझे उस सर्कल की जो भी विड्थ हाइट है वो चाहिए चाहिए, साथ में उसका रेडियस भी चाहिए। यानी कि दो चीजें ऐसी हैं जो पहले ही बनी हुई हैं वही चाहिए, और गेट एरिया का जो फंक्शन है वो भी पहले बना हुआ है वो भी मुझे दोबारा चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए और कुछ चीजें मैंने न्यू भी क्रिएट करनी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फिर वो सारी चीजों से हम जो एरिया है सर्कल का वो फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं ये सारा कोड यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दूं, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी हमें, जस्ट लाइक हमें रेडियस चाहिए, उसको हमें रेडियस को करने के लिए वो भी नंबर में होगा, मे बी मैं अभी स्टार्ट में 0 रखता हूं, और उस रेडियस को भी मैं यहाँ पे, अब एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं मुझे पता कि हाई करके डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैथमेटिकल फार्मूला ढूंढ लेंगे, सही है। तो अभी ऐसा लेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर अब मेरे पास तरीकाकार क्या है कि मैंने अब सारा कोड कॉपी पेस्ट किया है। तो प्रोग्रामिंग में एक बेसिक फंडामेंटल है कि कभी भी हम कोड को डुप्लीकेट नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कल को अगर मुझे विड्थ चेंज करनी पड़ जाती है तो मुझे हर क्लास में जाकर ढूंढ ढूंढ के चेंज करनी पड़ेगी। मैंने 15 क्लासेस बनाई, मुझे 15 डिफरेंट शेप्स के लिए ऐप बनानी थी, मैंने 15 क्लासेस बना दी, हर एक में विड्थ को डुप्लीकेट कर दिया। तो अगर कोई चेंज लेके आना है तो 15 की 15 क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली कोड की जो डुप्लीकेशन है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, उसके कोई वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है। अगर किसी ऐप में कोड डुप्लीकेट हो रहा है तो कोड की उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रहती। इसी काम को अचीव करने के लिए वो क्या कह रहा है कि आप सारे का सारा कोड कॉपी पेस्ट ना करो, आप इसकी जो आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी है शेप वाली वो सर्कल के थ्रू एक्सटेंड कर दो। सर्कल की क्लास चाइल्ड क्लास बना दो शेप की क्लास की। तो मैं जब एक्सटेंड करूंगा शेप के साथ तो क्या मतलब बना? अब मतलब ये बना कि शेप की जितनी चीजें थी वो किसके पास आ गई हैं? सर्कल के पास। वो किसके पास आ गई हैं? सर्कल के पास। अब सर्कल के पास वो सारी चीजें आ चुकी हैं, अब सर्कल शेप वाली सारी चीजों को गेट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? शेप वाली सारी चीजें सर्कल के पास भी हैं, यानी कि विड्थ हाइट की प्रॉपर्टी सर्कल वाली क्लास में भी आ चुकी है, गेट एरिया का फंक्शन भी सर्कल वाली क्लास के अंदर आ चुका है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना यह है कि दो तीन चीजें करनी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पे, जब सर्कल को मैंने एक्सटेंड किया शेप के साथ, अच्छा उस शेप में मुझे क्या मिल रहा है? उस शेप की क्लास में अगर देखें तो दो एट्रीब्यूट मुझे मिल जाएंगे और एक गेट एरिया का एक्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? एक कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इस सर्कल के अंदर भी मैं लगा देता हूं एक कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर इस सर्कल के अंदर मैंने एक बना लिया रेडियस और उसकी टाइप रख दी नंबर और उसके अंदर डाल दिया 0 फिलहाल, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने उस रेडियस को इनपुट ले लिया और दिस डॉट रेडियस के अगेंस्ट उसको सेट कर दिया, दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। सही है? इतना काम मैं इसमें अचीव कर चुका हूं, दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। अच्छा, अब जो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जब मैं इस सर्कल का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, वो मैं कैसे बनाऊंगा? कांस्टेंट सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, और उसको मैं पैरामीटर क्या दूंगा? रेडियस, मे बी 2, 5 कुछ ऐसा रेडियस में देता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर रेडियस जाके सेट हो जाएगा, रेडियस जाके सेट हो जाएगा,
लेकिन मसला यह है कि ये सर्कल एक्सटेंड कर रहा है शेप को, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज थी जस्ट लाइक उसके अंदर जो भी विड्थ हाइट थी या एरिया था वो सारे का सारा हमारा सर्कल के पास भी आ चुका है। बात समझ आ रही है? लेकिन चैलेंज ये है कि जब मैं शेप का सॉरी सर्कल का जब मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट यहां पे, वो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल करेगा? देखो ना, शेप के पास चीजें आ रही हैं, लेकिन शेप वाला एरिया का फंक्शन कॉल करने का फायदा तब है जब मैं गेट एरिया फाइंड करूंगा। सर्कल डॉट गेट एरिया मैं कॉल कर सकता हूं ना? क्यों कर सकता हूं भला? क्योंकि वो इसका चाइल्ड बना दिया मैंने, इनहेरिटेंस कर दी है। जब मैंने इनहेरिटेंस कर दी है तो गेट एरिया का फंक्शन इसको मिलेगा। लेकिन चैलेंज ये है कि गेट एरिया तो तब कैलकुलेट होगा ना जब मैं शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। लेकिन जब मैं क्रिएट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट सर्कल यहां पे, तो वो तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं सर्कल की क्लास का, मैं शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है आपको? अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अंदर मुझे उसकी विड्थ हाइट दोनों पास करनी पड़ती हैं। मतलब मैं नॉर्मली फिर क्या करूंगा, चाइल्ड के अंदर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के जो एट्रीब्यूट है ना उनको अपडेट करना, जो हम चाइल्ड के सॉरी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं उसको भी एज एन इनपुट लूंगा कंस्ट्रक्टर में। लाइक विड्थ लूंगा यहां पे, उसकी टाइप रखूंगा नंबर, और फिर लूंगा मैं उसकी हाइट और उसकी टाइप भी रखूंगा नंबर, और यहां पे पास करूंगा विड्थ और यहां पे पास करूंगा हाइट। सुपर का कीवर्ड क्या करता है, हमें हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में। अगर हम चाइल्ड क्लास में का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, जैसे लाइक सर्कल का कंस्ट्रक्टर चलेगा ये वाला। अब चूंकि मेरी क्लास पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर रही है और पेरेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, तो मुझे फिर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो उसके लिए मुझे सुपर का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। उससे मैंने विड्थ एंड हाइट पास कर दी और ये वो कंस्ट्रक्टर मेरा ये चलेगा, इसमें ये हाइट विड्थ यहां पे सेट कर देगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया है चाइल्ड क्लास का, लेकिन स्टिल मैं गेट एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए इस वक्त? मैं गेट एरिया करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए ना। क्यों? 2 और 5 जा रहा है विड्थ और हाइट में, इधर जा रहा है 2, इधर जा रहा है 5, रेडियस जा रहा है 2 शुरू में, मैं भी इसको 3 कर लेता हूँ कंफ्यूजन हो। 3 जा रहा है रेडियस के अंदर, 2 जा रहा है विड्थ के अंदर, 5 जा रहा है हाइट में, इस वाले कंस्ट्रक्टर में। फिर सुपर के कीवर्ड के साथ मैंने जो सेकंड नंबर पे पैरामीटर था वो भेज दिया पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि 2, और यहां से जो 5 जा रहा है वो मैंने भेज दिया हाइट के अंदर। जब ये मैंने कॉल किया वो मेरा कॉल हो गया पेरेंट का, पेरेंट शेप कॉल हो गई मेरी। बात समझ आ गई? जब वो पेरेंट शेप मेरी कॉल हुई, उसका कंस्ट्रक्टर चला, तो उसको पहले पैरामीटर में विड्थ मिली, दूसरे में हाइट। तो यहां पे आ गया 2, उसने इधर 2 सेट कर दिया, इधर आ गया 5, उसने इधर 5 सेट कर दिया। सही है? अब जब मैं इसका गेट एरिया फाइंड कर रहा हूं तो गेट एरिया का फंक्शन लिखा है मैंने पेरेंट क्लास में। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये दोनों चीजें 2 और 5 होंगी, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मुझे 10 जो है वो रिस्पॉन्स बैक आना चाहिए। अगर मैं इसका रिस्पॉन्स सेव करता हूं, इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सेव करके मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, तो ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है।
बात समझ आ गई कि ये 10 कैसे कैलकुलेट हुआ है। अभी हमने सब सिर्फ पेरेंट का जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किए। अच्छा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, आप लोगों को ड्रा करा के भी दिखा देता हूँ। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पे कि फ्लो कैसे बन रहा है। मेरे पास ये है पेरेंट क्लास, सही है। उस पेरेंट क्लास को जब हमने एक्सटेंड किया चाइल्ड क्लास में, तो क्या हुआ, इसकी जितना भी इसके अंदर सारी चीजें थी वो चाइल्ड की बन गई। इसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो किसकी बन गई, चाइल्ड की। अब अगर मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मल्टीपल बना सकता हूं ना, हमने डिस्कस किया था, हम एक क्लास से जितने चाहें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बना रहा हूं चाइल्ड क्लास के, तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें पेरेंट और चाइल्ड दोनों की खसूसियात शामिल होंगी। इसकी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसकी भी सब इसमें आ गई। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जब मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा, वो कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट मैंने 1 बनाया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया 2, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, और एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 बना लिया सेम क्लास का। तो इस वाले ऑब्जेक्ट, ये आपस में इन ऑब्जेक्ट की कोई शेयरिंग नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम, ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस कर रहा हूं वो इसको इंपैक्ट नहीं करेगी। अगर मैं 2 में चेंजेस कर रहा हूं वो 3 में इंपैक्ट, कभी भी ऑब्जेक्ट लेवल पे शेयरिंग नहीं हो सकती, सिर्फ क्लास लेवल पे हो सकती है। जब मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ही बना दिया, अब 2-3 ऑब्जेक्ट बन गए, तो इन तीनों की आपस में कोई शेयरिंग नहीं है। एक्चुअली इसने चाइल्ड की कॉपी इधर डाल दी, इसने इधर, लेकिन इस कॉपी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड की कॉपी भी है और पेरेंट की कॉपी भी है। मेरी बात समझ रहे हो। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पेरेंट का भी एक ऑब्जेक्ट बना लें, वो भी पॉसिबिलिटी है। हमने जैसे पहले बनाया था पेरेंट का ऑब्जेक्ट, सही है, इसका भी ऑब्जेक्ट मैं बना सकता हूं यहां पे। इसकी भी आपस में कोई शेयरिंग नहीं है। बस इस ऑब्जेक्ट में क्या चाइल्ड वाली खसूसियात होंगी, होंगी नहीं। बात समझ में आ रही है ना। हमने चूंकि पेरेंट लेवल से ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, विड्थ, हाइट और गेट एरिया, ये 3 चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या मिलेगा, विड्थ, हाइट, गेट एरिया और रेडियस। मेरी बात समझ आ गई। यानी कि इस ऑब्जेक्ट में 4 चीजें होंगी, विड्थ, हाइट, गेट एरिया और रेडियस। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में कितनी होंगी जो डायरेक्ट पेरेंट का हमने बनाया है, हाइट, विड्थ और एरिया का फंक्शन। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस से जब हम किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरेंट कर लेते हैं, फिर अगर चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें पेरेंट की सारी खसूसियत आ सकती हैं। बस ये एक कंसेप्ट है जो हमें अंडरस्टैंड करना है। अब एक चैलेंज और था कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर भी किसका चलेगा, चाइल्ड का। अगर पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है तो वो कैसे चलाना है, उसके लिए हमने एक और कीवर्ड देख लिया, सुपर। कि चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में सुपर के कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला सकते हैं। बात समझ आ गई कि क्या मतलब है कि चाइल्ड के क्लास में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है तो सुपर के कीवर्ड से कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनते हुए उसने कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का कॉल करना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो। सिर्फ हमने 2 नए कीवर्ड डाले हैं, एक एक्सटेंड और दूसरा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर का कीवर्ड। ये 2 कीवर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं अभी तक।
सुपर का कीवर्ड एंड एक्सटेंड का कीवर्ड। एक्सटेंड का कीवर्ड करता है कि एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ अगर हमें फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है, यानी कि इनहेरिटेंस करनी है, तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड लगाएंगे। और सुपर का कीवर्ड क्यों लगाएंगे? अगर हमने चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ये जनरल नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा क्विज में आ सकता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर, तो उसमें हम हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए कि सुपर कीवर्ड इज यूजिंग टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर, इज यूज्ड फॉर टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। सही है। तो जब भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर का कीवर्ड यूज करेंगे चाइल्ड में रहते हुए। और जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जब हम पेरेंट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मतलब देखो, अगर मैं जिस तरह मैंने सर्कल का बनाया, अब मैंने शेप का सीधा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब शेप का मैंने सीधा ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने किससे बनाया? पेरेंट क्लास शेप से। अब मुझे कोई सुपर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो कोड चला रहा है ये तो चला रहा है ये वाला कंस्ट्रक्टर। इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं। अगर इसका पेरेंट होता तो फिर सुपर करता। क्यों पेरेंट नहीं है? क्योंकि यहां पे कोई एक्सटेंड भी नहीं है, कोई एक्सटेंड भी यहां पे नहीं है। इतना अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, हाँ जी, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर, देखो अगर तो पेरेंट में कंस्ट्रक्टर नहीं है फिर चाइल्ड में सुपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेरेंट का तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो उसको तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर ये एरर आएगा कि आपने इस सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों किया। अगर आपके पास पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है, सही है, फिर अगर आप इसको कॉल नहीं करेंगे फिर ये एरर आएगा कि आपने इसको कॉल क्यों नहीं किया। कंस्ट्रक्टर फॉर ड्राइव्ड क्लास मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल। वो कह रहे हैं ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं चाइल्ड क्लास को। अगर आपकी चाइल्ड क्लास पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है तो चाइल्ड क्लास यानी कि ड्राइव्ड क्लास के अंदर सुपर का कीवर्ड होना जरूरी है, मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी है। यहां तक समझ ना आई हो? समझ आ गई आपको? तो जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मेरा एरर भी चला जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसके साथ प्ले करते हैं। वो प्ले क्या करते हैं कि जो इसका गेट एरिया का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को मैं क्या करना चाह रहा हूं? चेंज करना चाह रहा हूं। गेट एरिया के फंक्शन की डेफिनेशन को मैं क्या करना चाह रहा हूं? चेंज। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर भी सेम क्लास का वेरिएबल बना लेता हूं गेट एरिया, और यहां से रिटर्न कर देता हूं दिस डॉट रेडियस, लेट्स सपोज अभी के लिए ऐसे मैंने कर लिया सर्कल क्लास के अंदर कि मैंने रेडियस गेट कर लिया किसका? इसी क्लास का जो रेडियस है। बात समझ आ गई? अब अगर मैं सर्कल का गेट एरिया करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? यहां पे एक और कंसेप्ट भी है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहां पे क्या हो रहा है? फंक्शन ओवरराइडिंग। क्यों ओवरराइडिंग हो रही है? देखो ये और ये, क्या इनके अंदर कोई पैरामीटर में डिफरेंस है? जब नहीं है डिफरेंस तो ओवरलोडिंग तो नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या करती है कि हमने एक फंक्शन को दोबारा लेके ओवरराइड कर दिया। अब जबकि ये क्लास चाइल्ड में ओवरराइड हो चुका है तो इसका जो यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर मैं गेट एरिया को कॉल करता हूं अगर, तो उस वक्त क्या होगा? मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? वो क्या वैल्यू है? मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर में पास किया है ना 3 2 5, और यहां पे मैं 3 को इसको रेडियस को सेट कर रहा हूं और इन दोनों को मैं आगे पास कर रहा हूं।
3 मिलेगी या 10? 3 मिलेगी, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन? ओवरराइड हो गया। अब यहां पे पता लग गया कि हमें ओवरराइड क्यों कर, अच्छा ये ओवरराइड करना भी जरूरी है। रीजन क्या कि सर्कल का जो तरीकाकार है गेट एरिया फाइंड करने का वो डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज वही यूज कर ली और कुछ मैंने चेंज कर ली। अच्छा जो मैंने वही यूज करनी है प्रॉपर्टीज में भी, अभी मुझे एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं पता इसका कैसे करते हैं। हाँ जी, पाई आर स्क्वायर करके 3.14 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर से, यानी कि विड्थ हाइट से। उस पाई की वैल्यू को मुझे रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा रेडियस के, यानी कि इसको 2 से दोबारा इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है पाई के साथ। तो लेट्स सपोज अभी हम इसका फार्मूला थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए चेंज कर लेते हैं, अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, कि पाई की जगह पे हम पेरेंट क्लास की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सही है। अच्छा अगर मैं कहता हूं कि हाइट, दिस डॉट हाइट, एक्चुअली अब दिस डॉट हाइट तो मैंने यहां पे डिफाइन ही नहीं की, तो इसका मतलब है कि हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करते हैं पेरेंट के, तो इसकी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हमने चाहे दिस डॉट हाइट नहीं भी बनाई तो हमें मिल रही है कहां से, पेरेंट से। तो मैंने क्या किया, अभी के लिए फार्मूले के लिए मैंने दिस डॉट हाइट और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अब ये जो दिस डॉट हाइट में मुझे वैल्यू मिली है ये कहां से आ रही है, पेरेंट से, और रेडियस वाली मेरे लोकल से। अब मैं गेट एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये है ना रेडियस विड्थ एंड हाइट, तो रेडियस 3 और 5 कितना आ जाएगा, 15। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हुआ हमने क्या कि अगर मुझे शेप को डायरेक्टली कॉल करना है तो गेट एरिया की डिफरेंट डेफिनेशन होगी, वो डिफरेंट वैल्यू देगा ना। मतलब मैं ये शेप वाले को गेट एरिया, अच्छा ये शेप वाले गेट एरिया को फाइंड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको कॉल करता हूं शेप वाले ऑब्जेक्ट को, फिर क्या वैल्यू आएगी, और अगर मैंने इस सर्कल वाले को किया फिर क्या वैल्यू आएगी। शेप वाले में तीसरा आर्गुमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा, एरर आएगा। अल्लाह के बंदे, जो शेप वाला है वो तो ये पेरेंट है ना, उसका तो हमने ऑब्जेक्ट ही सीधा बना लिया। जब सीधा बना लिया तो उसका तो क्या कॉल होगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी आएगी, हमने यही डिस्कस किया था ना, इसकी कॉपी हो जाती है। इसकी कॉपी आएगी किसकी, पेरेंट की। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पेरेंट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। विड्थ हाइट और गेट एरिया, और गेट एरिया की डेफिनेशन क्या है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस वक्त जो इसको गेट एरिया मिलेगा उसकी डेफिनेशन क्या है, विड्थ जरब हाइट। बात समझ आ गई। और विड्थ जरब हाइट क्या है, वो हम यहां से पास कर रहे हैं 10 एंड 20, 120, ऐसे ही है ना। अब इसका चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं है, सुपर चीजें वो खत्म हो गया ना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, सही हो गया। और अगर मैं चाइल्ड का बनाता तो फिर वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आती। तो इसका मतलब मैंने यहां से पेरेंट से डायरेक्ट कॉपी बना ली, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें सिर्फ पेरेंट वाली चीजें हैं। अब इसका जो गेट एरिया ये ओवरराइड फंक्शन नहीं है, इसका जो ओरिजिनल वाला गेट एरिया वही है इसके पास। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं चाइल्ड का, इसके पास अब गेट एरिया ओवरराइड वाला आएगा। क्यों बोला, क्योंकि हमने उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया है ना। तो क्या करेंगे, जिस तरह दिस डॉट रेडियस के लेके आ रहा हूं, दिस डॉट गेट एरिया। अब ये वाला गेट एरिया एक्चुअली कौन सा एरिया है, पेरेंट वाला। बात समझ रहे हो। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है
कि हम पेरेंट वाले की चीजें कॉल कर सकते हैं अगर हमें चाइल्ड में करनी है, लेकिन नॉर्मली हम ओवरराइड वाले फंक्शन चाइल्ड में कॉल नहीं करते, क्योंकि जब मैंने अगर मुझे वही चाहिए तो फिर मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, लॉजिकल बात है ना। लेकिन दूसरे में कर सकता हूं, मे बी प्रिंट, एक और फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट एरिया। वो क्या करेगा, सिर्फ कंसोल कर देगा, एरिया को प्रिंट कर दिया। अब इसको मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या कहना है, दिस डॉट प्रिंट एरिया। एक्चुअली देखो ना, चाइल्ड में तो प्रिंट एरिया भी आ रहा है, अब उसको कॉल करूंगा तो वो कॉल हो जाएगा, वो कंसोल करा देगा प्रिंट। बात समझ रहे हो। लेकिन जो ओवरराइड हम फंक्शन करते हैं उनको हमें चाइल्ड में नॉर्मली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करना चाह रहा हूं, चेंज करना चाह रहा हूं। इसलिए इतना अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस में ना समझ आई हो, बात समझ आ गई। अच्छा, इसको हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। मतलब क्या है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास पेरेंट को एक्सटेंड कर सकती है, उसके सारे फीचर्स ले सकती है, सारी विरासत उसकी कंटेन कर सकती है। और फिर जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों की चीजें आएंगी, जस्ट लाइक दिस, पेरेंट चाइल्ड दोनों की चीजें इसके अंदर शामिल हैं, कॉपी हो रही हैं। क्यों, जब मैंने एक्सटेंड किया तो इधर भी कॉपी हुई, सारी चीजें कॉपी हो गई, चाइल्ड में आई, चाइल्ड की कॉपी बनी तो उसमें पेरेंट वाली भी चीजें कॉपी हो गई, किस में आ गई, ऑब्जेक्ट में। तो अब इसमें पेरेंट चाइल्ड दोनों की चीजें हैं। इतनी बात समझ आ गई सबको। और इसी बेस पे हमने जो है उसके फंक्शंस वगैरह को हम अगर चाइल्ड में भी सेम फंक्शन कॉल कर दें या बना लें, उसकी डेफिनेशन लिख दें, तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमने सीखा है। और हमने ये भी सीखा कि पेरेंट को भी डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये भी कंसेप्ट सीख लिया। और एक और सीखा कि हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं थ्रू सुपर कीवर्ड। इतनी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। और एक चाइल्ड के जितने मर्जी, एक क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वेदर वो चाइल्ड क्लास है वेदर वो पेरेंट क्लास है, ये मैटर नहीं करता। सही है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की भी दो टाइप्स होती हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है।